न्यूट्रल ऑर्बिट चल रहा था डायनामिक्स में। इसका प्लैनेटरी मोशन का सवाल बता रहे थे। कल 2 सवाल बताया था, टोटल 5 सवाल इस चैप्टर में है। तीसरा सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। If V1 and V2 are linear velocities of a planet, when it is respectively nearest and farthest from the sun, then show that 1 minus EV1 1 plus EV2 सवाल में दिया हुआ है V1 V2 लीनियर वेलोसिटी है प्लैनेट का when it is respectively nearest and farthest from sun। क्योंकि वेलोसिटी प्लैनेट का दिया हुआ है तो ऑब्वियसली रास्ता इलेप्टिकल होगा, क्योंकि केपलर साहब का पहला नियम है कि प्लैनेट इलेप्टिकल रास्ते पर मूव करता है। यहाँ सन हो गया ए बी, तो तय क्या रहा है कि V1 V2 वेलोसिटी है प्लैनेट का, प्लैनेट इस रास्ते पर मूव करेगा, और V1 तब है जब सन से वो सबसे नज़दीक है, और V2 तब है जब सन से सबसे दूर है। तो सबसे नज़दीक प्लैनेट यहाँ पर होगा, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी है V1। फिर चला यहाँ पर उसकी वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी V2 जब सबसे दूर है सन से। इसको नियरेस्ट एंड फारदेस्ट नहीं कह के पेरिहेलियन और एपहेलियन भी कह सकता था, क्योंकि सूरज से सबसे नज़दीक जो बिंदु होता है ऑर्बिट पर, उसे पेरिहेलियन कहता है,
जो सबसे दूर होता है उसे एपहेलियन कहते हैं। ये जो बिंदु हुआ ये वो पेरिहेलियन हुआ, और ये बिंदु एपहेलियन। एस एस दूरी जब वो पेरिहेलियन पर है तो सन से उसकी दूरी एस, मतलब ओ ए माइनस ओ एस। एलिप्स में ओ ए दूरी और ओ एस दूरी ए ई। ए वन माइनस बी, यानी आर इतना हो गया व्हेन इट इज एट पेरिहेलियन ए एस। जब एपहेलियन पर है ई एस, प्लैनेट से सन की दूरी बीओ प्लस ओ एस, ए प्लस ए ई, बी एस बराबर ए वन प्लस ई। We know that in an elliptical orbit v square बराबर म्यू 2 माइनस 1 ये थ्योरम प्रूफ हो चुका है। इलेक्ट्रिकल पथ पर चलते हुए किसी चीज की वेलोसिटी यूजिंग our formula at perihelion and aphelion we get। जब पेरिहेलियन पर है तो v हमारा v1 है और दूरी जो है a1 माइनस ई है, -1/a। और एपहेलियन पर जब है a स्क्वायर, b1 स्क्वायर by b2 स्क्वायर, म्यू म्यू कटा 2/2 2 माइनस
one minus e 2 minus 1 plus e v1 square by v2 square 1 plus e by 1 minus e a 1 plus e 1 minus e v1 square 1 plus e square v1 बटे v2 1 minus e v1 1 plus e v2 ये लाने दिया था। If a planet suddenly stop in its orbit, comma, suppose circular, so that it would fall into the sun in a time which is root 2 by 8 times the period of the planets revolution. ये भी इम्पोर्टेंट सवाल। सवाल कहता है if a planet suddenly stop in its orbit, कोई प्लेनेट घूम रहा है, प्लेनेट तो हमें पता है कि वो इलेक्ट्रिकल रास्ते पर घूमता है, लेकिन यहाँ उसने कहा कि अगर हम प्लेनेट को सर्कुलर रास्ते पर घुमाएं तो ऑब्वियसली वो हमेशा नहीं घूम पाएगा,
तो उसके घूमने का रास्ता तो प्लेनेट का इलेक्ट्रिकल होता है, कैपिटल साइड का होता है। ये कहता है प्लेनेट suddenly stop in its orbit, अपने ऑर्बिट में एकाएक वो रुक जाता है। सपोज सर्कुलर, ऑर्बिट के बारे में क्या दिया, सपोज सर्कुलर, माना कि ऑर्बिट उसका सर्कुलर है इसीलिए वो रुक जाता है। शो दैट इट वुड फॉल इनटू द सन, सन तक आने में जो उसे समय लगेगा वो √2/8 टाइम्स लगेगा। रुकेगा तो ऑब्वियसली प्लेनेट गिर जाएगा, तो सन खींच लेगा अपनी ओर। तो सन तक आने में जो उसे समय लगेगा वो √2/8 टाइम्स ऑफ द पीरियड, पीरियड का √2/8 टाइम्स समय लगेगा। सॉल्यूशन, सर्कुलर रास्ता है, उस पर प्लेनेट मूव कर रहा है, इसके फोकस में सेंटर में सन है। प्लेनेट मान लिया यहाँ रुक गया, तो प्लेनेट को यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगेगा वही समय होना चाहिए। मान लिया जो सर्कुलर पाथ है इसका रेडियस a है, यानी प्लेनेट और सन के बीच की दूरी a है। प्लेनेट जब गिर रहा होगा तो किसी क्षण यहाँ भी पहुंचा होगा, फिर यहाँ पहुंचा होगा, यहाँ पहुंचा होगा। माना Q पर पहुंचा, उस वक्त ये दूरी x है। If capital M and small m be the masses of the sun and planet, respectively, separated by distance r, जहाँ r बराबर 1, from Newton's law of gravitation, force of attraction between them, G capital M by R square, पता है न्यूटन्स लॉ से। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये P और S एक दूसरे को इतने फोर्स से खींच रहा है, फोर्स ऑफ attraction of the sun on planet
produces an acceleration force per unit mass, इसको m से भाग दे दें। यहाँ पर एक बात ध्यान से आप लोग सुनेंगे, तो गलती हम लोग से हुई थी। केपलर्स लॉ जो डेराइव कर रहे थे न्यूटन के नियम से, न्यूटन के नियम को एज्यूम करते हुए केपलर का जो नियम ज्ञात कर रहे थे, वहाँ पर देखिए ये लाइन लिखा गया था, वहाँ पर कैपिटल एम की जगह पर गलती से स्मॉल एम लिखा चला गया है, और अगले लाइन में स्मॉल एम की जगह पर गलती से कैपिटल है। बाकी सारा कुछ सब सही है, अगर वहाँ पर मिस्टेक हुआ है ऐसे आप लोग समझ गए होंगे तो आप लोग कर ही लिया होगा ठीक, और जो नहीं किए हैं तो ठीक कर लेंगे। तो यहाँ अट्रैक्शन ऑफ द सन ऑन प्लेनेट जो है कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे, तो प्लेनेट के मास से भाग लगना है। प्लेनेट ऑन प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन, तो वहाँ ये उल्टा लिखा गया था, यहाँ स्मॉल किया था या कैपिटल, बाकी सारा कुछ सेम था। ये कुछ चेंज करना, ये दो दिन का करेंगे। रिजल्टेंट acceleration gm by r square, since m is very larger than m, mu by r square, g और m कांस्टेंट है। Law of force is inverse square law, mu by distance, इसको x लिखे हैं, r लिखे हैं, जो लिखे हैं। लॉ ऑफ फोर्स यानी एक्सेलरेशन v dv by dx, हमें निकालना है। माइनस क्यों, ये हम तो जान ही रहे हैं, एक्सेलरेशन इज व्हाट्स v dv इंटीग्रेट करें v स्क्वायर बाय 2 प्लस c v स्क्वायर बाय 2 म्यू बाय x प्लस c। इनिशियली जब वेलोसिटी 0 हुआ, प्लेनेट गिरना कब शुरू हो, प्लेनेट चल रहा है, वेलोसिटी जब तक चल रहा है, वेलोसिटी जैसे शून्य हुआ सन उसको अपनी ओर खींचेगा, जब वो बी पर पहुंचा होगा उस वक्त उसकी वेलोसिटी शून्य हो गई होगी, और उस वक्त ये दूरी ए रहा है। then x बराबर a, c बराबर 9, 1 becomes
वी स्क्वायर बराबर 2 म्यू वी स्क्वायर वी स्क्वायर 2 म्यू बाय ए माइनस एक्स बाय बराबर प्लस माइनस रूट होगा तो माइनस लेंगे तो 8 से वी बराबर रूट 2 म्यू बाय अंडर रूट x बराबर a cos स्क्वायर थीटा माइनस 2a sin थीटा cos थीटा d थीटा a माइनस dx का मान sin स्क्वायर थीटा माइनस 2a sin थीटा अंडर रूट cos थीटा बाय sin थीटा माइनस 2a sin थीटा cos थीटा d थीटा बराबर माइनस इतना sin a 2 cos स्क्वायर थीटा d थीटा अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा को 1 प्लस cos 2 थीटा ये थीटा प्लस बराबर
ए साइन 2 थीटा, 2 साइन कॉस और बाय 2 साइन थीटा कॉस थीटा अंडर रूट प्लस के। आपने माना है x बराबर cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा cos थीटा अंडर रूट x बाय, तो थीटा बराबर साइन थीटा का मान cos थीटा का मान अंडर रूट प्लस के। बाउंड्री कंडीशन लगाएं। जब भी कांस्टेंट रहता है बाउंड्री कंडीशन लगा के निकालते हैं। जब समय 0 है तब उस वक्त x हमारा क्या है, a है। समय 0 चलते चलते जब p पर पहुंचा, यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगा वो हमें चाहिए। जब समय 0 है यानी प्लेनेट p पर है, उस वक्त ये x दूरी क्या है, a है। तो a cos इनवर्स a बाय cos इनवर्स 1 प्लस a माइनस a 0 प्लस के। cos इनवर्स 1 का मान 0, के बराबर 0। ये निकल गया इतना तो बिकम्स इतना बराबर इतना प्लस 0 के खत्म हो गया। तो हमारा ये हो गया। अब हमारा देखें प्रश्न क्या है कि जब x 0 हो जाए यानी प्लेनेट s पर आ जाए, जब x 0 हो जाए उस वक्त समय क्या है। Now we have to find t when x is equal to 0, that is planet reaches to the sun। x बराबर 0 होना मतलब प्लेनेट सन पर पहुंच गया। a cos इनवर्स 0 a माइनस 0 बाय 0 बाय 2 म्यू बाय t। cos इनवर्स 0, ये तो 0 हो गया।
अंडर रूट a/2 अंडर रूट 2 म्यू बाय रूट a इंटू t बराबर a/3/2 2 रूट म्यू t बराबर 2 पाई a/3/2 बाय रूट म्यू बाय 4 रूट 2 कटेगा। ये चीज 2 दिन पहले निकाल चुके हैं जब केपलर का तीसरा नियम निकाल रहे थे। समझ लिया जाए फिर से। यहाँ भी हाफ एच है एरिया डिस्क्राइब करने का दर। टी समय में एलिप्स का जो चक्कर लगाता है, टी समय पूरा एलिप्स बनाता है और एलिप्स का एरिया होता है टी बराबर 2 पाई b/h। h होता है अंडर रूट म्यू एल अंडर रूट म्यू एल का मान 2 पाई a/3/2। यही टी हमने वहां लिखा। एग्जाम में भी दिखा दीजिए अगर दिखाना चाहिए। टी बराबर √2 बाय √2 गुना 4√2 इंटू टी √2/8। यही तो सवाल था कि प्लेनेट को सन तक पहुंचने में √2/8 गुना पीरियड लगेगा। √2/8 गुना ऑफ द पीरियड, यही सवाल था। कल एक लंबा सा सवाल है 40-45 मिनट का। कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा।